नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो जियोग्राफी क्वेश्चन है ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है ये आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए जियोग्राफी के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज इस मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में स्थित है बहुउद्देश्य नदी घाटी जो परियोजना है, तो ये है राइट आंसर होगा सी, तुंगभद्रा। जो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है ये कर्नाटक के अंदर स्थित एक बहुउद्देश्य परियोजना है। और दोस्तों बात करें तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा यह है भारत की एक प्रमुख घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। और जो तुंगभद्रा परियोजना है यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त उपक्रम परियोजना है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त उपक्रम परियोजना है। और जो तुंगभद्रा बांध की बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कृष्णा नदी है। और बात करें तुंगभद्रा की लंबाई की तो 531 किलोमीटर, 531 किलोमीटर ये जो तुंगभद्रा है इसकी लंबाई है। और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य को तुंगभद्रा जो नदी है इसके द्वारा जलापूर्ति होती है। और तुंगभद्रा बांध की बात करें तो तुंगभद्रा बांध का जो निर्माण है ये डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर ने करवाया था। और सन 1953 के अंदर 1953 ईस्वी के अंदर तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, इसका निर्माण डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड बांध किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर होगा डी, महानदी। यानी जो हीराकुंड बांध है ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। और बात करें महानदी की तो महानदी दोस्तों ओडिशा राज्य में बहती है। हीराकुंड बांध है ये ओडिशा राज्य में है और महानदी भी ओडिशा राज्य में बहती है। और महानदी यानी जो यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है, जो हीराकुंड परियोजना बांध जो महानदी पर स्थित है यह संसार का सबसे लंबा एवं बड़ा बांध है। और बात करें इस बांध की लंबाई की तो इस हीराकुंड बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। और इस बांध को 1957 के अंदर 1957 ईस्वी के अंदर जो है शुरू किया गया था, 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था। और दोस्तों बात करें महानदी की तो महानदी की लंबाई है 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर ये महानदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। और बात करें जायकवाड़ी परियोजना तो यह महाराष्ट्र के
औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के पास स्थित है। जायकवाड़ी जो परियोजना है ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो जिला है महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, इसके अंदर है जायकवाड़ी गांव में ये स्थित है। और बात करें तो जायकवाड़ी जो परियोजना है ये इसको शुरू 1976 ईस्वी के अंदर जायकवाड़ी परियोजना को शुरू किया गया था। और बात करें गोदावरी नदी की तो दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई 14,651 किलोमीटर, 14,651 किलोमीटर ये गोदावरी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा एवं प्राचीन गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा एवं प्राचीन गंगा भी कहते हैं और इसे गोमती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। रॉकीज पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है और इसके पर्वतों की ऊंचाई लगभग 1000 से लेकर 14,431 फीट स्थित है। जो रॉकीज पर्वत है इस पर पर्वतों की ऊंचाई 1000 फीट से लेकर 14,431 फीट तक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो इसका राइट आंसर होगा सी, एडीज पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और एडीज पर्वतमाला ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह 7 देशों से होकर गुजरती है। जो एडीज पर्वतमाला है 7 देशों से गुजरती है और 7 देश कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर एवं वेनेजुएला। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर एवं वेनेजुएला ये 7 देश, इन 7 देशों से जो एंडीज पर्वतमाला है ये गुजरती है। और बात करें एंडीज पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है चिली में है। एंडीज पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है चिली में है। और एंडीज पर्वतमाला की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। 7,000 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और एकांका गुहा की ऊंचाई की बात करें तो 6,962 मीटर, 6,962 मीटर ये एकांका गुहा चोटी की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड में। जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप से गुजरती है। आल्प्स है जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप से गुजरती है। और बात करें इस पर्वत श्रेणी की लंबाई की तो जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है इसकी लंबाई 500 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आओराकी या कूक पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और आओराकी यानी कूक पर्वत, इसे कूक पर्वत या आओराकी इसके 2 नाम हैं। और इसकी ऊंचाई 3,724 ये जो कूक पर्वत मैंने अभी बताया है इसकी ऊंचाई है 3,724 मीटर। और बात करें तो इसमें बहुत सारे हिमानी ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। दक्षिणी आल्प्स से जो पर्वत श्रेणी है इसमें हिमानी ग्लेशियर बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप में देखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एशिया। जो जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत है ये एशिया महाद्वीप के देशों में देखा गया है। और बात करें तो 2010 से लेकर 2016 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये 1.04% की जो है वृद्धि हुई थी। और विश्व की कुल जनसंख्या का बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का एशिया के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या 59.69 59.69% है। ये विश्व की कुल जनसंख्या का एशिया में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है तो राइट आंसर होगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है। और बात करें सार्क तो सार्क एक दक्षिणी एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिणी एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और बात करें सार्क की फुल फॉर्म की तो दोस्तों सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये सार्क की फुल फॉर्म है। और दोस्तों बात करें तो सार्क के अंतर्गत 8 देश आते हैं। सार्क के अंतर्गत 8 देश कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ये 8 देश ये सार्क के हिस्सेदार हैं। और बात करें स्थापना की यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर सार्क है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना बांग्लादेश यानी ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई थी। और मुख्यालय की बात करें सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बुशमैन। बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये सर्वभक्षी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जो बुशमैन जनजाति है ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बेहद प्राचीन जनजाति है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बेहद प्राचीन जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? विश्व के किस मरुस्थल के अंदर जो बुशमैन नामक जाति है इसके लोग रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, कालाहारी यानी कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका के अंदर है। और यहाँ पर जो बुशमैन नामक चलवासी लोग हैं ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? निम्न में से कौन सी जाति है जो पूर्णतः शाकाहारी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सेमांग। सेमांग जो जनजाति है ये पूर्णतः एक शाकाहारी जनजाति है। और सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जाति है। यह मलेशिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। बात करें सेमांग जनजाति की तो यह विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति है। सेमांग जनजाति विश्व की सबसे खतरनाक जनजातियों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर जो परियोजना है ये किस एक नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। और बात करें ओंकारेश्वर परियोजना की तो यह परियोजना जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण 2003 से लेकर यानी जो ओंकारेश्वर परियोजना है इसका निर्माण 2003 से लेकर
2007 इनके मध्य इसका निर्माण हुआ था। और बात करें तो दोस्तों इस पर 520 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र भी लगा हुआ है। और बात करें नर्मदा, तो जो ओंकारेश्वर जो परियोजना है यह नर्मदा एवं कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? किस एक में राष्ट्रीय उद्यान है इनकी संख्या है ये सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान है और निकोबार जो द्वीप समूह है इसके अंदर सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। और बात करें तो इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 9 राष्ट्रीय उद्यान है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 96 वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? गिर के शेरों को रखने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पालपुर क्रूनो इसके अंतर्गत है। जो गिर है ये पालपुर क्रूनो, इसमें राष्ट्रीय पार्क इसके अंदर शेरों को रखे जाने का जो है चयन किया गया है। यानी जो गिर के शेर है इसके रखने के लिए जो पालपुर क्रूनो राष्ट्रीय पार्क है इसका चयन किया गया है। और बात करें पालपुर क्रूनो की तो यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। पालपुर क्रूनो जो राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान नहर का नया नाम है। राजस्थान नहर का नया नाम है तो राइट आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। और बात करें इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कब पड़ा? तो दोस्तों उद्घाटन यानी जो इंदिरा गांधी यानी राजस्थान नहर है इसका उद्घाटन है, पुनः उद्घाटन है ये 31 मार्च। पुनः उद्घाटन अगर पूछ ले कि राजस्थान नहर का पुनः उद्घाटन कब हुआ तो जो 25 मार्च है, 25 मार्च 1958 ईस्वी को इसका पुनः उद्घाटन हुआ था। 31 मार्च 1958 को इसका पुनः उद्घाटन हुआ। और जो 2 नवंबर 1984 ईस्वी को 2 नवंबर 1984 इसमें इसका नाम है ये राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यानी 2 नवंबर 1984 ईस्वी में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गंडक नदी। त्रिवेणी नहर है इसमें गंडक नदी से पानी आता है। और दोस्तों बात करें त्रिवेणी नहर की तो त्रिवेणी नहर है यह बिहार के उत्तर पश्चिम जिले के क्षेत्र में, बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत है। और चंपारण जिले में जो सिंचाई के लिए बनाई गई एक प्रमुख नहर है। और त्रिवेणी नहर की लंबाई 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर ये त्रिवेणी नहर की लंबाई है। और 1909 ईस्वी में इसे शुरू किया गया। जो त्रिवेणी नहर है इसे 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। और बात करें गंडक नदी की तो गंडक नदी बिहार एवं जो भारत का राज्य है बिहार एवं नेपाल में बहने वाली नदी है। बिहार एवं नेपाल में बहने वाली नदी है। और गंडक नदी की लंबाई, इस नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। 1310 किलोमीटर ये इस नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई? तो राइट आंसर होगा बी, 1982 1982 ईस्वी के अंदर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी स्थापित की गई। और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय जो जल विकास एजेंसी है इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और दोस्तों बात करें राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की तो इसे शॉर्ट में NWDA के नाम से जाना जाता है।
NWDA के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों अब NWDA इसकी फुल फॉर्म है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इस नाम से राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? किस फसल की बुआई तथा कटाई के समय जो है सर्वाधिक अंतराल है पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गन्ना। गन्ना की बुआई व कटाई में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। और दोस्तों जो गन्ना है यह नगदी फसल है, गन्ना नगदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान अवस्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल जो अनुसंधान केंद्र है ये अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नागपुर। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर होगा सी, कॉफ़ी। यानी कॉफ़ी एवं चाय इन दोनों की खेती नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। मुख्य बात करें तो ज़्यादा खेती है जो यहाँ पर कॉफ़ी की जाती है। और बात करें जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर, नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। और बात करें तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर, 2637 मीटर ये डोडा बेटा जो पहाड़ी है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नासिक। नासिक है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नासिक है शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें नासिक महाराष्ट्र के अंदर अंगूरों की पैदावार है, नागपुर के अंदर संतरे की, और जो भुसावल है यहाँ पर केले की। भुसावल में केले की पैदावार है, नागपुर में संतरे की, और महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र का नासिक है इसमें अंगूरों की पैदावार अधिक होती है। तो ये जो तीनों शहर हैं यानी नासिक, नागपुर और भुसावल ये तीनों महाराष्ट्र के शहर हैं। और भारत का बात करें तो भारत का अंगूर उत्पादन में विश्व में सर्वोच्च स्थान है। भारत का अंगूर उत्पादन की दृष्टि से विश्व में सर्वोच्च स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा बी, रबर। जो रबर फसल है यह महाराष्ट्र राज्य के अंदर पैदा नहीं होती है। और बात करें रबर की तो रबर के जो वृक्ष है ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय जो सदाबहार वन है इनमें पाए जाते हैं। और भारत का रबर उत्पादक में विश्व का चौथा स्थान है। भारत का रबर उत्पादन की दृष्टि से विश्व के अंदर चौथा स्थान है। और बात करें रबर उत्पादनकर्ता के प्रमुख देशों की तो इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन एवं श्रीलंका। ये रबर उत्पादन के मुख्य देश हैं। और बात करें तो भारत के केरल के अंदर, भारत का जो केरल राज्य है इसमें सर्वाधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर जो रबर है इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव है ये सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा बी, बुध। जो बुध ग्रह है दोस्तों इसका सर्वाधिक अक्षीय झुकाव है। इस ग्रह का सर्वाधिक अक्षीय झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को
क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। और बात करें सूर्य के ऊपरी भाग को, तो ऊपरी भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। ऊपरी भाग को किरीट या कोरोना या वर्ण मंडल के नाम से जाना जाता है। ऊपरी भाग पूछ ले तो ऊपरी भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, वर्ण मंडल के नाम से सूर्य के ऊपरी भाग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों एक सूर्य का ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। और दोस्तों पार्थिव ग्रह की बात करें तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत, पार्थिव जो ग्रह है इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, मंगल और जो पृथ्वी है ये पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्त वृत्त का उदाहरण है? कौन सा वृत्त वृत्त का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा डी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये वृत्त वृत्त का उदाहरण है। वृत्त वृत्त का उदाहरण है, भूमध्य रेखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इसका राइट आंसर होगा बी, स्लेट। स्लेट है ये एक रूपांतरित चट्टान है। और रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत है स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित सेल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत देती है? कौन सी चट्टान सर्वाधिक शक्ति का स्रोत देती है? तो राइट आंसर होगा ए, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है ये सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है। और बात करें दोस्तों अवसादी चट्टान है तो यह ठोस रूप में होती है। अवसादी चट्टान ठोस रूप में होती है। और अवसादी चट्टान के अंतर्गत है बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, कोलंगो मरेट, कोलंगो मरेट नम और नमक की जो चट्टान है, नमक की चट्टान और सेलखड़ी की चट्टान, ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल है? कौन सा कायांतरित सेल है? तो राइट आंसर होगा ए, संगमरमर है ये एक कायांतरित सेल है। और बात करें कायांतरित सेल के अंतर्गत है तो ग्रेनाइट है, नीस, ग्रेनाइट है, नीस, डिपाल्ट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, ये सब जो है ये कायांतरित सेल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ तथा पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित जो पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन है ये किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रेड्डी। रेड्डी के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है ये दिया गया था। और बात करें भूकंप की उत्पत्ति तो ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह को हिलने व डुलने को जो है भूकंप की उत्पत्ति माना जाता है। बात करें भूकंप तो दोस्तों भूकंपरोधी मापन यंत्र की बात करें तो भूकंप को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफी। भूकंप को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ के जिस भाग पर जो भूकंपीय तरंगें हैं इनकी उत्पत्ति होती है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा तो इसका
जो भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, दीर्घ पृष्ठीय। जो दीर्घ पृष्ठीय है ये सर्वाधिक क्षति है ये पहुंचाती है। दीर्घ पृष्ठीय जो भूकंपीय तरंगें हैं ये सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, टोर्नेडो। टोर्नेडो है ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है। और दोस्तों टोर्नेडो क्या है? तो यह बहुत तेज घुमावदार हवा का तूफान होता है। बहुत तेज घुमावदार है ये हवा का तूफान होता है और इसे बवंडर भी कहा जाता है। बवंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेरिस किस द्वीप का महान गिजर है? गेरिस किस द्वीप का महान गिजर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, आइसलैंड। जो गेरिस है ये आइसलैंड का महान गिजर है। और बात करें आइसलैंड यानी तो उत्तरी यूरोप में आइसलैंड है, उत्तरी यूरोप में स्थित है। और यह विश्व का 18वां बड़ा द्वीप है। आइसलैंड है 18वां बड़ा द्वीप है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रेकाविक है, ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर स्थित है। और बात करें यह दुनिया का सबसे बड़ा व गहरा बेसिन है। जो ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है यह दुनिया का सबसे बड़ा व गहरा बेसिन है। और बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जो ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्टेलेग्नाइट। स्टेलेग्नाइट जो है इसे आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि में आकाश के अंदर कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि के अंदर आकाश में लाल दिखाई देता है। और दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह यह ग्रह पृथ्वी की तरह स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। पृथ्वी की तरह ही स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। और बात करें तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, सौरमंडल का सबसे जो ऊंचा पर्वत है ओलंपस मोन्स जो पर्वत है ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ओलंपस मोन्स ये पर्वत है, ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव जीवन की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मंगल ग्रह। यानी पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर जो है मानव जीवन का वास हो सकता है। और इस ग्रह को जीवन का विस्तार का महत्वपूर्ण विकल्प भी माना जाता है। मंगल ग्रह को जीवन के विस्तार का महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मंगल ग्रह पर। तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो मंगल ग्रह है इस पर ऋतु का परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। और यह जो गति करती है इसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण
कहते हैं, इसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं या इसे परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम के अंदर कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर होगा बी, पृथ्वी है। ये दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम का एक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या, तो इसकी राइट आंसर होगा बी, 1, यानी पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। और ये एक उपग्रह इसका चंद्रमा है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सबसे चमकदार ग्रह है? निम्न में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो राइट आंसर होगा बी, वीनस ग्रह, इसे शुक्र ग्रह भी कहते हैं। वीनस ग्रह, इसे शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है और यह सबसे चमकदार ग्रह है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और यह आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। जो शुक्र या वीनस ग्रह है, यह आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी के समान ग्रह है। तो दोस्तों, आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।